नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, तुलसी कॉमिक्स के इस शानदार स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है गरीबों का दाता। तो आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ जो कि कुछ इस तरह का है। तो चलिए इसकी शानदार स्टोरी को शुरू करते हैं। कपिल नगर के राजा दुर्जन सिंह अपने नाम के अनुरूप ही क्रूर और अन्यायी थे। दया महाराज, दया, अगर आप सारा अन्न ले गए तो मेरे बच्चे भूखे मर जाएंगे। पीछे हट बुढ़े, दया नाम का शब्द हमारे शब्दकोश में नहीं है। सैनिकों, आगे बढ़ो और सारा अनाज उठाकर राजमहल ले चलो। प्रजा पर दुर्जन सिंह के अत्याचार दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहे थे। इन पर तब तक कोड़े बरसाओ जब तक इनके प्राण इनके शरीर से ना निकल जाए। ये कन्या आज हमारे राजमहल में होनी चाहिए सेनापति। जो आज्ञा महाराज। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो दुष्टू। ऐसे में राजा दुर्जन सिंह के कई शत्रु भी हो गए थे। रूपनगर से लगान लेकर आती बैलगाड़ियों को नकाबपोश ने लूट लिया। ओह ओह, ये नकाबपोश डाकू का प्रकोप दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। राग रंग के रसिया राजा की कमजोरी का लाभ। वाह, अद्भुत। हर कोई उठाना चाहता था। अगर महाराज इसी तरह अयासी में मस्त रहें तो मैं जल्दी इस राज्य का राजा बन जाऊंगा। मुझे किसी ऐसे उचित अवसर की तलाश है जहां मैं महाराज और उनके पुत्र राजकुमार नरेश को अपने रास्ते से हटाकर इस राज्य और राजकुमारी कल्पना को हथिया लूं। राजकुमार नरेश एवं राजकुमारी कल्पना, पिताजी जिस तरह दिन प्रतिदिन प्रजा पर जुल्म ढा रहे हैं और राज्य की जिम्मेदारी से लापरवाह होते जा रहे हैं, अगर ऐसे चलता रहा तो ये राज्य कभी भी अपने हाथ से निकल सकता है। कुछ करो भैया। मैं पिताजी को समझाते समझाते थक गया हूँ कल्पना, पर वे किसी की एक नहीं सुनते। तुम एक बार फिर कोशिश करो भैया, शायद अब पिताजी तुम्हारी बात मान जाए। ठीक है मेरी बहन, मैं एक बार फिर कोशिश करता हूँ। देखिए पिताजी, अब ये सब आपको शोभा नहीं देता। आपको प्रजा के साथ ऐसा बर्ताव नहीं करना चाहिए। और ये सब करते समय आपको ये तो सोच लेना चाहिए कि आपके पुत्र और पुत्री अब बच्चे नहीं रहे। राजकुमार, बदतमीज, तेरा इतना साहस कि तू हमें सीख दे। चटाक। पिताजी, दूर हो जा हमारी नज़रों से। अगर तू अब एक पल भी राजमहल में दिखाई दिया तो हम तेरी हत्या कर देंगे। हम तुम्हें इसी समय राज्य छोड़ने का आदेश देते हैं। अचानक बिफर पड़ा राजकुमार। हाँ, चला जाऊंगा मैं इस राज्य से। मैं स्वयं ऐसे राज्य में रहना नहीं चाहता जिसका राजा अपनी प्रजा से ज़्यादा अपनी अयासी को ज़्यादा महत्वपूर्ण समझता हो। भैया, मुझे रोको मत बहन। कल्पना, जाने दो इसे। खुश रहो बहन। फिर राजकुमार तीर की भांति महल से बाहर निकल गया। उसी समय जैसे वज्र आ गिरा था राजा पर। अनर्थ हो गया महाराज। नकाबपोश और उसके साथियों ने राजकोष पर हमला कर दिया है। क्या? सेनापति, जाओ मुकाबला करो। आज वो जीवित वापस नहीं जाना चाहिए। जो आज्ञा महाराज। तुरंत ही चलो सैनिकों, आओ। दूसरी तरफ आगे बढ़ो साथियों। आज राजकोष में रखा सारा धन हमारा होना चाहिए। तभी वो रहे डाकू। साथियों, टूट पड़ो सैनिकों पर। फिर भयंकर युद्ध छिड़ गया सैनिकों और डाकुओं के बीच। आ, आ, घायल होने के पश्चात भी उफ, नकाबपोश वीरता से लड़ रहा था। ओह, सरदार ने घायल होते हुए भी हिम्मत नहीं हारी। परंतु ओह, सैनिकों की संख्या पल प्रतिपल बढ़ती ही जा रही है और मेरे साथी कम होते जा रहे हैं। अब तो यहाँ से भागकर ही अपने प्राण बचाने होंगे। वापिस चलो। आ, आ, ओह, दारा भी मारा गया। साथियों, पीछा करो उसका। वो बचकर नहीं भागना चाहिए। कुछ सैनिक उसके पीछे भागे, परंतु कहाँ गया? ओह, अंधेरे का लाभ उठाकर वो गायब हो गया। उसके सारे साथी तो मारे गए महाराज, मगर वो किसी तरह भागने में सफल हो गया।
कोई बात नहीं सेनापति, उसके साथियों के समाप्त होने का मतलब है उसका समाप्त होना। आज हम बहुत खुश हैं सेनापति। तुरंत ही नृत्य का प्रबंध तुरंत ही नृत्य का प्रबंध किया जाए। जो आज्ञा महाराज। फिर राजकुमार का कांटा स्वयं ही मेरे रास्ते से हट गया। अब वो दिन ज़्यादा दूर नहीं जब मैं यहाँ का राजा होऊंगा और राजकुमारी कल्पना मेरी पटरानी। राजकुमारी कल्पना, आज भैया को गए हुए 20 दिन गुजर चुके हैं, जाने वे कहाँ और किस हाल में होंगे। राजकुमारी, ओह धायमा, इसी कक्ष में बैठी कब तक यूं ही घूलती रहोगी? बाहर निकलकर घूमने जाया करो बेटी। आजकल कुछ अच्छा नहीं लगता धाय माँ। ऐसा कब तक चलेगा? अगर तुम अपने स्वास्थ्य की तरफ ध्यान नहीं दोगी तो बीमार पड़ जाओगी। लेकिन धाय माँ, लेकिन वेकिन नहीं, आज तुम्हें इस कक्ष से बाहर निकलना ही होगा। तुम तैयार हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए आखेट पर जाने के लिए रथ तैयार करवाती हूँ। वनों में पहुंचकर कितना मनोरम वातावरण है यहाँ। रथ को यहीं रोक दो सारथी, हम यहीं कुछ देर विश्राम करेंगे। जो आज्ञा राजकुमारी। अभी कुछ ही पल बीते थे कि अरे आ, 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 कौन हो तुम? चुपचाप हमारे साथ चलो राजकुमारी, वरना हम तुम्हें भी सैनिकों की भांति मार डालेंगे। नहीं नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। चलना तो तुम्हें पड़ेगा ही। ओह चल दुष्ट, छोड़ दे मुझे। बचाओ। जितना भी चाहे चिल्ला ले, इस बियावान जंगल में तुझे बचाने यहाँ कोई नहीं आने वाला। बचाओ। अचानक ठहरो। सभी आवाज की दिशा में घूमे तो नकाबपोश डाकू, पकड़ लो इसे। आज ये बचकर नहीं जाना चाहिए। मुझे पकड़ना इतना आसान नहीं है कमीनों। फिर तड़ाक। आ जाओ बजर बटुओ, आज मैं एक को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। उफ। जल्दी, कहीं तुम वही नकाबपोश डाकू तो नहीं जिसका आतंक पूरे कपिल नगर में फैला हुआ है? हाँ, मैं वही डाकू हूँ। आओ तुम्हें जंगल के बाहर तक छोड़ दूँ। तुम इतने बुरे तो नहीं हो जितना तुम्हारे बारे में प्रचारित किया गया है। मनुष्य स्वयं बुरा नहीं होता राजकुमारी, हालात उसे बुरा बनने पर मजबूर कर देते हैं। मेरा दिल कहता है तुम्हारे डाकू बनने के पीछे अवश्य ही कोई रहस्य छिपा हुआ है। क्या तुम मुझे कुछ बता सकते हो? तुमने ठीक पहचाना राजकुमारी, मेरे डाकू बनने के पीछे एक बहुत लंबी कहानी है, परंतु संक्षेप में तुम बस इतना जान लो कि मेरे डाकू बनने का मुख्य कारण तुम्हारे पिता दुर्जन सिंह है। ओह, तुम्हारी मंजिल आ चुकी है राजकुमारी, अब मैं चलता हूँ। और इससे पहले कि राजकुमारी कल्पना कुछ कह पाती, ओह चला गया। कितना भला था बेचारा, लोग व्यर्थ ही उसे बदनाम किए दे रहे हैं। दूसरी तरफ कौन था वो जिसने तुम सबकी ये हालत कर दी? वो वही नकाबपोश डाकू था सरकार, जिसकी वजह से राज्य के सारे सैनिक थर थर कांपते हैं। हम तो राजकुमारी को पकड़कर आपके बताए स्थान पर ले ही जा रहे थे कि अचानक जाने कहाँ से वो आ टपका और हमारा ये हाल बनाकर रफू चक्कर हो गया। वो अकेला डाकू तुम सबको धत्ता बताकर चला गया। धिक्कार है तुम सब पर, चले जाओ यहाँ से। इस राज्य को प्राप्त करने से पहले मुझे उस नकाबपोश डाकू को समाप्त करना होगा जो राज्य का सबसे बड़ा दुश्मन है, वरना वो मेरे राजा बनने के बाद भी मुझे चैन से नहीं बैठने देगा। वो नकाबपोश डाकू अत्यधिक वीर और फुर्तीला है। उससे निपटने के लिए मुझे भी अपार शक्ति की आवश्यकता होगी और अपार शक्ति के लिए मुझे अपने गुरु से मिलना होगा। मुझे विश्वास है गुरुदेव मेरी कोई न कोई सहायता अवश्य करेंगे जल्द ही। प्रणाम गुरुदेव। और रणवीर सिंह, कहो आज कैसे याद किया अपने गुरु को? मैं बहुत संकट में हूँ गुरुदेव, अगर आज आपने मेरी सहायता नहीं की तो मैं इस राज्य का राजा कभी नहीं बन सकता। तुम इस राज्य के राजा अवश्य बनोगे रणवीर सिंह, हम तुम्हारी हर तरह की सहायता करेंगे। कहो क्या कष्ट है तुम्हें? फिर रणवीर सिंह ने अपनी सारी समस्या अपने गुरु को बता दी, जिसे सुनकर, ओह तो तुम इस राज्य के राजघराने के सबसे बड़े शत्रु नकाबपोश डाकू का अंत करना चाहते हो?
जी गुरुदेव, और ऐसा आपकी कृपा के बिना नहीं हो सकता। जिस तरह तुमने उस डाकू की वीरता और साहस का वर्णन किया है, उस तरह तो वो नकाबपोश पूरा शक्ति का अवतार लगता है। आप ठीक कहते हैं गुरुदेव, वो बिल्कुल ऐसा ही है। तो फिर उसे पराजित करने के लिए तुम्हें किसी ऐसी शक्ति की ज़रूरत है जो शक्ति के मुकाबले में उससे बढ़कर हो। तुम ठहरो, हम अभी आते हैं। कुछ देर पश्चात ये हमारे द्वारा बनाया गया एक विशेष युद्ध कवच है। इसे पहनकर युद्ध करने वाला न आज तक हारा है और न हारेगा। इसे ले जाओ और उस डाकू पर विजय प्राप्त करो। धन्यवाद गुरुदेव, आपने मेरी बहुत बड़ी समस्या हल कर दी। अब मुझे कपिल नगर का राजा बनने से कोई नहीं रोक सकता। हमने तुम्हारी हर संभव सहायता की है रणवीर सिंह। कपिल नगर का राजा बनते ही गुरुदेव को मत भूल जाना। आप चिंता ना करें गुरुदेव, जिस दिन मैं कपिल नगर का राजा बन गया उस दिन से तुम्हें अपने भोजन की तलाश में दर दर नहीं भटकना पड़ेगा। तुम्हारे भोजन के लिए 2 जिंदा मनुष्य रोज इस शमशान में भिजवाए जाएंगे गुरुदेव। शाबाश रणबीर, शाबाश। जाओ, दुश्मनों का नाश करो और कपिल नगर के राजा बनो। राजा दुर्जन सिंह, अब दिन दूर नहीं जब मुझे राज्य से निकालने की सजा तुझे मेरा शिष्य देगा। अब इस कवच की सहायता से मैं उस डाकू को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जल्द ही। हाँ महाराज, मैंने अटल निर्णय कर लिया है कि मैं अब उस नकाबपोश डाकू को बंदी बनाकर ही रहूंगा। ये तो बहुत अच्छी बात है सेनापति। अगर तुम ऐसा कर सको तो हम वादा करते हैं कि हम तुम्हें मुँहमांगी वस्तु देंगे। मुँहमांगी? अपने वचन से मुकर तो ना जाएंगे महाराज? हम जैसे राजे महाराजा अपनी जुबान से नहीं फिरा करते सेनापति। फिर ठीक है महाराज, कुछ ही दिनों में वो नकाबपोश डाकू आपके कदमों के नीचे होगा। मैंने एक ऐसी शानदार योजना बनाई है जो कभी विफल नहीं हो सकती। अब तेरे दिन पूरे हो गए हैं दुष्ट डाकू। बस कुछ ही दिनों में तू कारागार की सलाखों के पीछे होगा। इधर दूसरी तरफ इस धन को पूरी बस्ती में बांट दो राघव। कोई घर ऐसा ना हो जिसमें आज चूल्हा ना जले। अच्छा भैया, तुम कितने दयावान हो बेटे। ईश्वर तुम्हें लंबी आयु प्रदान करे। मेरे लिए तो तुम देवता हो भैया। मैं तो ईश्वर से पहले तुम्हारी पूजा करता हूँ। हमारा आपसे निवेदन है कि आप आज रात यहीं रुककर बस्ती में होने वाले वार्षिक उत्सव का आनंद उठाएं। आज आपको रुकना ही पड़ेगा, वरना हम वार्षिक उत्सव नहीं मनाएंगे। ठीक है भाइयों, अगर आप सबकी यही इच्छा है तो आज मैं यहीं रुक जाता हूँ। फिर बस्ती के लोग वार्षिक उत्सव की तैयारी करने में जुट गए, जबकि इधर राजमहल में खबर पक्की है सरकार, वो डाकू आज आनंद नगर गांव में ठहरकर वार्षिक उत्सव का आनंद उठा रहा है। आनंद नगर गांव? आज उसके आनंद का आखिरी दिन होगा। फिर जब तक ये कवच मेरे शरीर पर है, मैं अकेला ही पूरी सेना पर भारी हूँ। इधर आनंद नगर में और गांव का वो व्यक्ति दूर से ही घोड़े पर सवार उस दुश्मन को देख लेता है। गांव में सैनिक आ गए हैं। अगले ही क्षण मैं चलता हूं दोस्तों। तभी आज तुम मेरे हाथ से बचकर नहीं जा सकता। उफ, उठ। आज तेरे जीवन का आखिरी दिन है दुष्ट। और अगले दिन राजधानी में तो जैसे तूफान आ गया। सेनापति ने नकाबपोश डाकू को गिरफ्तार कर लिया। ये तो कमाल हो गया, लेकिन ये हुआ कैसे? सुना है सेनापति के गुरु ने उन्हें कोई ऐसा युद्ध कवच दिया था जिससे उसकी शक्ति उस डाकू से चौगुनी हो गई थी। तभी कोई चीखा, सेनापति डाकू को लेकर आ गए। सचमुच वीर सेनापति जिंदाबाद। खबर तुरंत ही राजमहल में पहुंची। सेनापति नकाबपोश डाकू को गिरफ्तार करके ला रहे हैं महाराज। सच? आओ सेनापति, आओ आओ सेनापति आओ। सफलतापूर्वक लौटने पर हमारी बधाई स्वीकार करो। हमें राज्य के सबसे बड़े शत्रु का चेहरा तो दिखाइए सेनापति। जो आज्ञा महाराज। अगले ही क्षण ये देखिए महाराज, सेनापति रणवीर सिंह। फिर ये कौन है? आज वो समय आ गया है महाराज कि जब मैं आपको अपने बारे में सब कुछ बता दूं। मुझे राजकुमार नरेश कहते हैं महाराज। राजकुमार नरेश? तुम डाकू?
मैं डाकू था नहीं पिताजी, मगर उस देवता स्वरूप नकाबपोश डाकू के अस्तित्व को जीवित रखने के लिए मुझे डाकू बनना पड़ा। उस दिन जब मैं राजमहल छोड़कर जा रहा था तब ओह, ये तो किसी के कर्राहने की आवाज़ है। मुझे देखना चाहिए कि ये कौन कर्राह रहा है। जब मैं कर्राते हुए मनुष्य के पास पहुंचा तो हे भगवान, ये तो नकाबपोश डाकू है। तभी इधर आओ पुत्र नरेश। ओह, ये तो मुझे जानता है। तुम तो नकाबपोश डाकू हो। हाँ पुत्र, मैं नकाबपोश डाकू हूँ, लेकिन मेरी वास्तविकता जानकर तुम अचंभित रह जाओगे। और जब नकाब हटा तो सचमुच ही मैं उछल पड़ा। चाचा अभय सिंह, आपको तो पिताजी ने 10 वर्ष पहले राज्य निकाला दे दिया था, फिर आप। ये बहुत लंबी कहानी है पुत्र, और मेरे पास सब कुछ बताने का समय नहीं है। संक्षेप में तुम इतना जान लो कि भाई साहब ने मुझे प्रजा के हितों का पक्ष लेने पर राज्य से निकाल दिया था, इसलिए मैं प्रजा के हितों के लिए ही डाकू बना। आज मेरा अंतिम समय आ गया है पुत्र। अगर तुम्हें प्रजा से जरा भी प्यार है तो मुझे वचन दो कि तुम सदा प्रजा के हित के लिए लड़ते रहोगे। आज मेरा अंतिम समय आ गया है पुत्र। अगर तुम्हें प्रजा से जरा भी प्यार है तो मुझे वचन दो, तुम सदा प्रजा के हित के लिए लड़ते रहोगे। अभी मैं कुछ कह पाता उससे पहले ही चाचा जी, मुझे सौगंध है आपकी चाचा जी कि आज के बाद मैं जीऊँगा तो प्रजा के लिए और मरूंगा तो प्रजा के लिए। फिर मेरे सिवा कोई नहीं जानता कि नकाबपोश डाकू की मृत्यु हो चुकी है। अगर मैं नकाबपोश डाकू बन जाऊं तो मेरा कार्य आसान हो सकता है। मुझे सबसे पहले पिताजी के आसपास नियुक्त चापलूसों को ख़त्म करना होगा। मैं आपके इर्द गिर्द रहने वाले लोगों की खोज में रहने लगा। तभी मुझे पता चला आज राजकुमारी कल्पना शिकार को जा रही है। उसका अपहरण करके उसे हमारे गुप्त महल में पहुंचा दो। जो आज्ञा सेनापति। ओह, कल्पना के बारे में इसके ऐसे विचार। अगर मुझे अपनी योजना के अनुसार कार्य न करना होता तो मैं इस दुष्ट को अभी खत्म कर देता। फिर मैं राजकुमारी को बचाने के लिए सैनिकों पर टूट पड़ा। उस दिन जब मैंने सेनापति को इसके दुष्ट गुरु से बातें करते हुए सुना तो ओह, इसका तात्पर्य इसने मुझे पकड़ने की पूरी योजना बना ली है। मुझे सतर्क रहना होगा। और जब ये मुझे पकड़ने पहुंचा, आज तेरे जीवन का अंत आ गया है। इसकी सारी शक्ति इसके कवच में है। अगर मैं किसी तरह इसका कवच उतारने में सफल हो जाऊं तो मैं इस पर विजय पा सकता हूं। ऐसा सोचते ही तड़ाक। अब ठीक है, अब हम दोनों की शक्ति बराबर है। फिर उफ, मैंने सेनापति को संभलने का मौका नहीं दिया। आज तेरे दिन पूरे हो गए हैं कमीने। चल उठ, आज तुझे तेरे एक एक कर्मों का दंड मिलेगा। फिर मैं तुरंत ही शमशान में इसके गुरु के पास पहुंचा। अगर तूने कोई दुष्टता की तो मैं तेरी गर्दन धड़ से अलग कर दूंगा। तुम इसे लेकर आओ भाइयों, मैं इसे लेकर राजमहल पहुंचता हूं। इस तरह आपके दोनों अपराधी आपके सामने हैं पिताजी, जिन्होंने आपकी हत्या करके इस राज्य के स्वामी बनने की सोची थी, जिन्होंने राजकुमारी कल्पना पर बुरी नज़र डाली थी। ये आपके वो विश्वास पात्र साथी हैं पिताजी, जिनकी वजह से आपने चाचा जी और फिर मुझे राज्य से निकाल दिया। इन्हीं की वजह से आपने अपने हितैषियों की एक न सुनी, क्योंकि ये आपको हर समय राग रंग में डुबोए रखते थे। ये आपको सूरा और सुंदरी में इतने डुबोए रखते थे कि आपको इनके सिवा कुछ नज़र ही नहीं आता था। पहले चाचा जी और अब मेरी वजह से ये हमेशा आप परवार करने से हिचकिचाते रहे, वरना ये तो कभी का आपको समाप्त करके इस राज्य और कल्पना के स्वामी बन गए होते। अचानक तड़प उठे महाराज दुर्जन सिंह। बस पुत्र, बस, तुमने हमारी आंखें खोल दी पुत्र। हम वास्तव में गलत रास्ते पर चल पड़े थे। सचमुच हमें राग रंग के सिवा कुछ नजर नहीं आया। मैं इन चापलूसों और सत्ता के लोभियों के बीच फंस गया था। सचमुच अभय और तुम ना होते तो इन्होंने कभी की हमारी हत्या कर दी होती। ले जाओ इन दुष्टों को और मौत के घाट उतार दो। फिर अब इस राज्य का भार तुम संभालो पुत्र। हम अपना बाकी समय प्रभु भक्ति में व्यतीत करना चाहते हैं। इस तरह शायद हमारे द्वारा किए गए पापों का प्रायश्चित हो सके। आखिर भैया ने पिताजी को राह पर ला ही दिया। इसी के साथ ये कहानी यहीं समाप्त होती है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जल्दी से ठोक दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।